ओके जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये कॉप 28 की ग्रांट्स विनर जो हैं हमारे पास अ, उन डॉक्टर फ़ाहद हैं और डॉक्टर कुर्बान हैं और अभी जो नए पोस्ट डॉक्स आए हैं उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे साथ हैं। तो हम इनको वेलकम भी करते हैं और आज हम इनसे एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते हैं कि कॉप 28 क्या है और उसमें ग्रांट कैसे विन करते हैं। ये दोनों खुद ग्रांट विन करके आए हैं। डॉक्टर फ़ाहद जो हैं उन्होंने पाकिस्तान से पीएचडी की है कॉमसेट से और डॉक्टर कुर्बान जो हैं उन्होंने चाइना से पीएचडी की है। तो ये ज़्यादातर कोई फॉर्मल सेशन तो नहीं होगा, इनफॉर्मल सेशन होगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर्स या क्यूरीज़ के ज़्यादा ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस होगी। आपके ज़हन में जो भी क्यूरीज़ हैं, क्वेश्चन्स हैं, वो आप पूछ कर सकते हैं उनको उनसे। दूसरा ज़्यादातर क्योंकि ये भी हमारी तरह के पोस्ट डॉक्स हमारी तरह हम पो ये पोस्ट डॉक्स हैं, तो इनफॉर्मल डिस्कशन रहेगी तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और आपके ज़हन में जो भी सवाल हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर पीएचडीज़ हैं और या तो नेक्स्ट ईयर या तो उससे नेक्स्ट ईयर हम ग्रेजुएट हो जाएँगे। तो ये एक ऐसा मतलब रिसर्च को फंड करने के लिए और अपने स्टे को प्रोलॉन्ग करने के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च ग्रांट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो अभी क्योंकि सस्टेनेबल गोल्स भी हैं और क्लीन ग्रीन एनर्जी के थ्रू हर मुल्क में क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा फंडिंग हो रही है, तो उसमें ये कॉप 28 का प्रोजेक्ट भी है जिसमें हर साल ग्रांट्स आनी है। तो उसमें ये हमारे दो स्टीम पाकिस्तानी अपनी ग्रांट खुद लिख के और खुद प्रोजेक्ट विन करके जीते हैं, तो हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं, वेलकम भी करते हैं और हम इनसे सुनते भी हैं कि ये ग्रांट कैसे लिखी जाती है, इसमें क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं और कैसे हम अपनी रिसर्च को उस लाइन में अलाइन कर सकते हैं कि हम जब हमारी पीएचडी होने वाली हो, तो हम एक ग्रांट तैयार कर सकें, जो कि हमारी नए रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड कर सके। तो मैं बगैर किसी ताख़ीर के पहले डॉक्टर फ़ाहद साहब को कहता हूँ कि वो जस्ट इसका इंट्रोडक्शन करवा दें। फिर डॉक्टर कुर्बान और डॉक्टर फ़ाहद आपके मतलब डॉक्टर कुर्बान फिर अपने 10, 12, 15 मिनट की अपनी आइडियाज़ शेयर करेंगे और फिर एट द एंड क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगर दरमियान में आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अपना आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर यही होगा कि अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आए तो प्रेज़ेंटेशन के या जो टॉक है उसके एंड पर पूछ लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अपने क्वेश्चंस को लिख लें ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस उसमें आ सके। तो विदाउट एनी ड्यू डॉक्टर फ़हद प्लीज़ आप इनको ब्रीफ करें अबाउट द कॉप एंड कॉप 28 ग्रांट एंड हाउ टू राइट एंड विन द कॉप 28 ग्रांट। थैंक यू। Uh, Thank you, Vikas bhai, for introduction. I'm Dr. Fahad Javed. I'm recently joined UAE University for postdoctoral fellowship program. This is my self-introduction. I have done my PhD in chemical engineering from Commerce University, and I have done work as a research associate in chemical engineering department in Commerce, and I have more than 25 publications. For COP28 project or UAE postdoctoral fellowship on climate action is basically the basic purpose of this fellowship is to uh, drive or write projects based on zero initiative climate adaptation and mitigation of climate change impacts. These projects are basically related to any environmental project that can deal with pollution, environmental control, environment facts, and how you can deal with it. So any project that is related to sustainability projects related to renewable materials or anything that can directly or indirectly impact on environment can be come under this grant. The duration of this grant is 2 years and the funding of this project is for 650,000 for research-based project or lab-based project and 600,000 for simulation and non-lab based projects. For eligibility criteria of this fellowship, you need to have a PhD degree from any university and a record for achievement of research and several Scopus index research publications. This is the basic criteria for applying for this grant. For initial submission criteria, you need to write two-page research proposal and you need acceptance from UAU professor, which act as your host PI, and you need to submit your CV with full details and your publication.
For initial research proposals, you need to write a project on the topic of either climate change or adaptation, sustainability, climate renewability. You can mold your research for climate effect, how you can solve the problems related to climate like wastewater treatment, CO2 removal, or any other issue that is directly or indirectly affecting the environment that can come in your research project, or you can mold your research to that topic. For initial proposals, you have to write a two-page proposal, which is based on introduction for lab-based projects, for introduction, research objective, and methodology. Introduction basically is your for you have to add right what your project is, what you will going, and how it will be affect or affect in on your environment and environmental change. And you have to write for major focus of your initial proposal is affected on environment related problems that you are going to deal with, because that's the basic criteria for approval your project. For research objectives, you need to think very carefully for your research objectives. It should be concise, but it should be descriptive, and it shows that the project is for 2 years, because your project were reviewed by two or three peoples which are based or which are from your field, so they know that what research objectives you have right, and and how much time they will need to complete this objective. If they think that the project you have right and objective you have right is not for 2 years, like it's for 1 year or less than that, then it will be not good. You have to write your objectives carefully so that it look like that the objective you can fulfill in 2 years. And in methodology, in this stage, you can write generic. For example, if you are working on materials, you can say that we can prepare this material with this technology or this is method, and then we characterize them with different equipments. Like for materials, they use XRD, SEMS, or FTR, whatever your method is or purpose is, you can write it. For final research proposal is basically a full-fledged proposal. You have to write abstract, background, study, research objective, primarily research, specific tasks and type, and expected outcomes, and requested budgets and justification. In this section, major most important part is your research objectives. You have to give details of your little bit add little detail in your research objectives, and primary research will come from your research that you will do in PhD, so that you can show them that you already done this work, and now you can move your research in forward direction, and you can are able to do experiments and do your work. And for expected outcome, you can write them, tell them that you will achieve after 2 years these goals, and we will publish them in Q1 journals or 5% or 10% journals. We can give conferences, we can show work in conferences, and you can find industrial linkages for your work and get more funds for university or anything. So this is the most important part. And last part is qualification of candidate and other collaborators. You have to write one paragraph of yourself and your supervisor. Maybe he write for himself as well. So this is also important. And for background, you have to give introduction or everything previous work of your project, or like in this field what people do in previously. So write 3 pages. So this is for final research proposal. Thank you. Any questions? वकास भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी। थैंक यू डॉक्टर फाद। स्क्रीन को शेयर की रखें। Okay. लास्ट स्लाइड्स जो आपकी है ना, वो जो फाइनल
अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, मेरे ख्याल से जी इंट्रोडक्शन पे आ जाए जी तो कुछ एक एक पे डिस्कशन करते चलते जी हैं जी ताकि तो तुमको ना अगर आप सही समझ शुरू से स्लाइड पे ले आए, पहली स्लाइड पे ले हाँ आए। शुरू में इंट्रोडक्शन पे ले आए। जी, इंट्रोडक्शन पे ले आए, हाँ इसको इस फुल स्क्रीन कर लें। हाँ हाँ अब डॉक्टर कुर्बान साहब हैं, ये बायोलॉजी के प्रोजेक्ट जीत के आए हैं, कोप का ग्रांट। तो डॉक्टर कुर्बान, इट्स अप टू यू नाउ। हेलो। हेलो हेलो, यस। हाँ तो इंट्रोडक्शन में जिसको जो जो उस बात समझ में नहीं आई तो वो पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मोस्टली इंट्रोडक्शन में ना आप कोई भी स्टडी करते हैं तो पहले तो उसकी इम्पोर्टेंस दें कि वो स्टडी है क्या, और रिस्क ज़रूर बताएं कि ये स्टडी इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों करना चाहते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है सवाल कि पहले पहले तो आप उसको नुकसानात बताएं। जैसे हम तो बायोलॉजी के हैं तो हम मोस्टली डिजीज पे या किसी या बायोटिक फैक्टर्स पे काम करते हैं तो हम पहले उसकी इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई ये कितना नुकसान कर दिए, और स्पेशली यूएई में, क्योंकि ये मोस्टली प्रोजेक्ट यूएई के बेस्ट है तो आपको फोकस करना चाहिए यूएई पे कि भाई इस चीज़ का यूएई में कितनी अहमियत है। स्पेशली अगर आपको 20 में आना चाहते हैं तो मोस्टली रिलेटेड टू क्लाइमेट के चेंज हो या सस्टेनेबिलिटी हो, तो यूएई पे फोकस करना चाहिए ना, रेदर देन जो आप लोग लिखते हैं मोस्टली प्रोजेक्ट में कि भाई वर्ल्ड में ये चल रहा है, ये चल रहा है, उसको छोड़ दें। मोस्टली फोकस करें आप यूएई पे कि भाई यूएई में ये चीज जो है कितना नुकसान कर रही है और यूएई में कितना जो है इफेक्ट कर रही है। तो उसी बेस पे फिर आपके जो है ना ऑब्जेक्टिव और बाकी चीजें बनती हैं। तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन में इस तरह दें, इम्पोर्टेंस दें कि भाई ये जो है डिजीज है या बायोटिक फैक्टर्स है, कोई हीट स्ट्रेस हो गया, कोई हो गया, जैसे मटेरियल वालों का डिफरेंट होगा, केमिकल वालों का डिफरेंट होगा, तो वो इम्पोर्टेंस दे अपने काम की कि भाई इस काम का कितना नुकसानकार है और कितनी ज़रूरत है स्पेशली इन यूएई में। उसके बाद फिर आपने लिखना है कि इतनी इतनी रिसर्च हो चुकी है लेकिन इसमें अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई जो इम्पोर्टेंट है इधर करने के लिए, तो वो आपके रिसर्च गैप्स होंगे। उसी बेस पे फिर आपका हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव बनेगा नीचे। अगर आपका इंट्रोडक्शन ही सही नहीं होगा, जो वर्क फ्लो होगा कि भाई जैसे किसी काम का इम्पोर्टेंट होता है उसके बाद उसको कैसे हल करना है आपने, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव। बट वो भी डिपेंड करता है इंट्रोडक्शन पे कि आपका इंट्रोडक्शन कितना सही लिखा हुआ है। इसमें कोई कुछ सवाल हो तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ, एक, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी जरूर जरूर। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज जो इसमें मुझे मिसिंग नजर आ रही है वो इसकी टाइमलाइन है कि ये प्रोजेक्ट्स कब आते हैं, इसकी डेडलाइन कैसे होती है। क्योंकि अगर वो इंट्रोडक्शन में हो तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा कि इसकी डेडलाइन क्या होती है और ये कितने अरसे में अप्रूव हो जाता है और इसका कितना प्रोसेस लगता है इसको, असल मतलब में अगर हमने ग्रांट लिख ली तो उसकी टाइमलाइन क्या है। ये ना असल में इन लोगों ने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया है। वैसे तो ये मोस्टली अनाउंस करते रहते हैं ये, लेकिन फर्स्ट टाइम ये इन लोगों ने अब अनाउंस किया था अप्रैल में। फिर इन लोगों ने कहा था कि अप्रैल या जून, मेरे ख्याल से जून में हुआ था अनाउंस, It's जून July जुलाई। first week. July first week. हाँ जुलाई या जून जुलाई इधर हुआ था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। ला अब जो है इन लोगों ने डिस्कशन हुई थी ऊपर, तो ये कह रहे हैं कि अभी जो है ना ये कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि इसकी तो एक तो सैलरी अच्छी है और दूसरा ये है कि ये इसकी ज़रूरत भी है, इसलिए ये ना अब कंटिन्यू करेंगे। साइकिल 2 भी आएगा इनका, तो ये जून में ही आएगा या जुलाई। नेक्स्ट और नेक्स्ट उसके नेक्स्ट बाद इस जून या इसके नेक्स्ट बाद जुलाई। अच्छा उसके बाद आपको ना ये प्रोफेसर अप्रोच करते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टेड होता है इधर, जो मोस्टली ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो तो डायरेक्ट अपने प्रोफेसर से ही कंसर्न कर लेंगे कि हम जी लिखना चाहते हैं। तो फिर जी आपको अगस्त में 25 तक के टाइम होता है कि आप ना अगस्त 25 तक ना इसको फाइनलाइज करके 2 पेज
वो आपने लिखने होते हैं, पूरा समराइज करना होता है, पूरा आइडिया आपको सिर्फ 2 पेज में। ओके। उसके साथ आपने अपने टीचर का जो है ना वो प्रपोजल, वो एक्सेप्टेंस लेटर के, ठीक है मैं एग्री हूँ इसको ना एज अ होस्ट करने के लिए लैब में, वो लेटर चाहिए होता है। वो आपको डायरेक्ट खुद जमा करना पड़ता है, क्योंकि ये पोस्ट डॉक फेलोशिप जो है ना, पहले ये पोस्ट डॉक स्टूडेंट ढूंढते हैं, फिर बाद में ये प्रपोजल उसको कहते हैं लिखो। ये सच जो है ना, ये टीचर का कोई कंसर्न नहीं है। तो ये पहले पोस्ट डॉक फेलोशिप ढूंढा जाता है, फिर जो है ना ये ग्रांट लिखाई जाती है। फिर अच्छा, ये तो 1 महीना लेते हैं। जो आप लोगों ने ग्रांट लिखी थी, ठीक है, आप तो एज अ पोस्ट डॉक्टरल यहाँ मौजूद नहीं थे, तो आप लोगों ने इनको अप्रोच कैसे किया? थ्रू ईमेल। असल में मेरा ये सीन था कि मेरे टीचर ने लिंक्डइन पे अपलोड किया हुआ था, तो मैंने अच्छा। फिर उसके उधर अप्रोच किया, उधर मैंने जो है ना उसको अपना आइडिया भेजा ईमेल में अच्छा। कि ये मैं करना चाहता हूँ। लेकिन मोस्टली जो इधर है उनको वो इतना तो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इधर डायरेक्ट होते हैं। लेकिन जो बाहर से है ना, उनको फिर अप्रोच करना पड़ता है प्रोफेसर को कि भाई जो है ना मैं ये लिखना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे प्रोफेसर ने अपलोड किया हुआ था, तो मैंने उसको आइडिया अपना शेयर किया, तो उसको आइडिया पसंद आया। उसने कहा कि आप जो है ना इनिशियली 2 पेज का आइडिया लिख के रिसर्च ऑफिस वालों को खुद सेंड करें, और उसने मुझे फिर लेटर भी दिया। तो फिर मैंने इनिशियली आइडिया खुद जमा किया, जो 25 या 28 अगस्त था इसका डेट। उसके बाद फिर ये 1 महीना लेते हैं एवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन के बाद फिर ये दोबारा जो सिलेक्ट होते हैं ना टॉप 10 या टॉप 15, फिर उनको अप्रोच करके कहते हैं कि भाई अब आप जो है ना डिटेल प्रोजेक्ट लिखें, और जो प्रोजेक्ट लिखेंगे वो आपको प्रोफेसर जमा करेगा फिर बाद में, क्योंकि वो प्रोफेसर होस्ट करता है और उसका इधर अकाउंट होता है यूनिवर्सिटी के साथ। तो वो फिर कहते हैं प्रोफेसर खुद जमा करेगा उस अकाउंट थ्रू अकाउंट। फिर बाकी फिर ये 2 महीने लेते हैं एवोल्यूशन के लिए। लेकिन दूसरी जो एवोल्यूशन होगी वो आपकी बाहर होगी। इनिशियली एवोल्यूशन जो होती है ना, वो इधर वाले या यूनिवर्सिटी वाले विद इन द यूनिवर्सिटी में कर लेते हैं। दूसरी एवोल्यूशन जो फुल प्रोजेक्ट की होगी वो आपकी बाहर से होगी। डॉक्टर फाज, जरा आप अपनी लास्ट स्लाइड पे जाइएगा, वो जिसमें प्रोजेक्ट का प्रॉपर आपने वो पूरा बताया हुआ है, या ये वाला, तो इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें डॉक्टर कुर्बान के ये क्या क्या मतलब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी रिजल्ट, ये अब कंपलसरी नहीं है। अगर किसी जो है ना किसी प्रोजेक्ट में किसी स्टूडेंट्स के पास नहीं है, जैसे अब बाहर से कोई आ रहा है या एक स्टूडेंट को नया आइडिया आ रहा है जिसके रिलेटेड उसका इतना बैकग्राउंड नहीं है, उसके पास लैब में जो है रिजल्ट्स नहीं है, तो वो जो है ना लाजमी नहीं है वो कि वो ये सेक्शन हो। बाकी स्पेसिफिक टाइम एंड टास्क। और मैं एक बात नोट करूं कि आप इंट्रोडक्शन लिखें, लेकिन मोस्टली ना पिक्टोरियल ग्राफ बनाएं। आप जो है ना पिक्चर बनाएं, उसमें शो करें तक कि भाई ये कैसे इफेक्ट करता है सारा कुछ। लिखने के बजाय अगर आप फिगर्स शो करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो रिव्यूअर होता है या इवोल्यूशन करने वाला होता है, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि आपकी हर चीज़ डिटेल में पढ़े। तो वो मोस्टली आपकी फिगर्स या जो पिक्चर हैं वो देख के वो समझ जाते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ना क्या करना चाहता है। तो उसी बेस पे ना आपका प्रोजेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं जो है ना मोस्टली जो है ना पिक्चोरल ग्राफ डालता हूँ ज़्यादा एज कम्पेयर टू लिखने के। डॉक्टर फाद, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रिलिमिनरी रिजल्ट पे, जो आपने प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स लिखे हैं, इसकी आपके मुताबिक क्या अहमियत है? बेसिकली प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स की अहमियत ये है कि फॉर एग्जांपल आप अगर कोई नया काम करते हैं, हाउ देयर आर चांसेस अगर कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो वो प्रेफ़र तो उन लोगों को करेंगे जिनकी फ़ील्ड पहले है, ताकि जो आप प्रपोज़ कर रहे हैं, वो आप कंप्लीट भी कर सकते हैं 2 साल के अंदर, कि नहीं कर सकते। अगर आप गेस वर्क पे चल रहे हैं, तो वो जब कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, तो वो शॉर्टलिस्टेड के चांसेस कम होते हैं। पर जब आप उनको बताते हैं कि आपने एक काम कर लिया है, अब आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं या उससे आगे फ़ील्ड में जा रहे हैं,
तो उनके पास प्रूफ होता है कि ये इस फील्ड में काम कर रहा है और ये कर सकता है, और प्रोफेसर की फील्ड भी इससे मिलती है। इवन अगर आपकी रिसर्च नहीं है, पर अगर आपके प्रोफेसर की उसमें रिसर्च है, तो आप बता सकते हैं कि प्रोफेसर की फील्ड ये है, तो देयर इज अ वे वी कैन डू दैट इन, मतलब हम 2 साल में कर सकते हैं। तो इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ऑप्शनल और इट्स कंपल्सरी, बट आई अच्छा हैव ये अच्छा ये कुछ इस तरह के भी रिजल्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हम पीएचडी में काम कर रहे हैं और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं पीएचडी के, कुछ लोग यहाँ ये पीएचडी में भी प्रोजेक्ट पे होते हैं, तो वो भी काम कर रहे होते हैं और वो रिजल्ट पब्लिश करते हैं, तो क्या वही ये वो वाले वही रिजल्ट? रिजल्ट्स जी डालने जी हैं जी, आप, वही 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 रिजल्ट्स वही वही रिजल्ट्स वही डालने हैं। ओके। आपने अपनी स्टडीज बतानी है हाँ कि आपकी पीएचडी में ये पब्लिकेशन थी, उसमें आपने ये काम किया और ये हमारे ओके। रिजल्ट्स थे, और फिर ओके। जितनी भी स्टडीज हैं आप अपना काम देखिए, समराइज कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बेस पे अगर आपका बैकग्राउंड मिलता है तो भी ठीक है, अगर प्रोफेसर का मिलता है तो भी ठीक है, लेकिन उन ओवरऑल दोनों में से एक का मिलना लाजमी है। जैसे रिजल्ट्स हैं ना, थोड़ी बहुत बेसिक रिजल्ट्स, तो अगर प्रोफेसर की मिल रही हैं फिर भी ठीक है, अगर स्टूडेंट की मिल रही हैं फिर भी ठीक है, मतलब दोनों में से एक की मिलने लाजमी है प्रोजेक्ट के रिलेटेड। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि अगर किसी की, दोनों की नहीं मिलेगी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट कर लेंगे? तो ये देखिए, अभी एक प्रोजेक्ट, इधर बंदा इसी प्रोजेक्ट में आया हुआ है ना, डॉक्टर काशिफ, उसका और जी जी। उसके प्रोफेसर का रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो अभी इधर हम्म। है। तो इस असल में ये प्रोजेक्ट हैंडल करना होता है पोस्ट डॉक फेलो के, ना कि वो टीचर को, क्योंकि जी ये पोस्ट डॉक फेलोशिप है ही स्टूडेंट के लिए। मैंने पहले ही बताया ना कि ये पहले स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं कि किसको जी। देना है, उसके बाद ही उसको कहते हैं कि आप प्रोजेक्ट लिखें। ये भी सही है। टीचर तो एज अ होस्ट होता है, वो उसका एज अ कंट्रीब्यूशन नहीं होती। इधर जैसे हम 5 बंदे हैं, तो इन लोगों ने पहले 5 जो है ना, इन लोगों ने इस तरह सिलेक्ट किए हैं शुरू इनिशियली में, इनिशियल स्क्रीनिंग में, फिर ही उन लोगों को कहा है कि आप जो है ना फर्दर लिखें प्रोजेक्ट। सही सही। अच्छा ये जो क्वालिफिकेशन वाला है, क्या क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट एंड अदर कोलैबोरेटर्स, ये क्या चीज है? ये बोला, बेसिकली आप जी जी डॉक्टर बोले फर्ज। ये बेसिकली आपने अपना एक इंट्रोडक्शन लिखना है कि अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखते हैं, अपनी डिटेल्स लिखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ये, और अपने अपने पीआई की डिटेल्स लिखनी होती हैं। बस एक पेज में आपने अपने दोनों की, अगर कोई तीसरा कोलैबोरेटर है तो उसकी भी डिटेल्स डाल दें बस, मतलब काम की डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और जस्ट आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ बस। ठीक ठीक। आप एनीथिंग डॉक्टर इस कुर्बान और प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर जो है फहद? ना कोलाब्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़हन में रख लें। ओके। इस प्रोजेक्ट के लिए कोलाब्रेशन लाजमी है, प्रोफेसर की हो या स्टूडेंट्स की हो जो प्रोजेक्ट लिख रहा है, लेकिन लाजमी है कोलाब्रेशन। अच्छा, अब अगर कोई और आपके पास बात नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो डॉक्टर हारिस हैं, उन्होंने हाथ रेज किया है, तो अगर वो क्वेश्चन पूछना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर पूछें। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे, रिक्वेस्टेड बजट एंड जस्टिफिकेशन, तो बजट मतलब ये हमने सिर्फ कोई एस्टिमेटेड बताना है या क्या, जरा इस पे बताइए। जी जी, हाँ ये अच्छा सवाल किया है। असल में बजट तो क्लियर उन लोगों ने लिखी हुई है ना, कि आपके जो है ना 5 लाख तो आपकी सिर्फ सैलरी जाएगी इस प्रोजेक्ट में, मतलब 2.5 लाख पर ईयर जो है ना आपकी सैलरी होगी। वो आपको ना, वो उन लोगों ने क्लियर लिखा हुआ है। बाकी जो है ना 1.5 लाख आपको जो है ना क्लियर आपको मिलेगा, जो है ना आप उसको यूज कर सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट के लिए, खर्चे के लिए, जिसमें से फिर आपने ना मटेरियल के लिए आपने ना वो यूज करना होता है, जिसमें आपको मटेरियल के लिए 75,000 मटेरियल के लिए देते हैं ये लोग 2 साल के लिए, जिसमें आप जो है ना हाँ चीजें खरीदेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। बाकी जो है ना डॉक्टर साहब, ये 2.5 लाख एक ही, एक 1 साल में, 2.5 लाख 2 साल में, मतलब टोटल 5 लाख जो है ना वो सिर्फ आपको सैलरी देंगे।
बाकी 75,000 जो ये आपको केमिकल दे लिए देंगे, और 15,000 जो है ना ये आपको ट्रेवल अलाउंस देंगे। जहाँ कोलाब्रेशन करोगे ना आप वहाँ जाओगे तो 15,000 ट्रेवल देंगे, जिसमें आपका और आप सुपरवाइजर उधर जा सकते हैं और वो आपके पास इधर आ सकता है। और ये डॉक्टर साहब आप ये धर्म की बात कर रहे हैं ना, जी जी 5 जी लाख Yes, दिरहम की बात कर yes. जी सही सही। बहुत Bas शुक्रिया डॉक्टर कुर्बान। मैं basically मजीद बजट इसमें का जी उन्होंने जी जी बताया हुआ है, मैक्सिमम हर चीज में कितनी है, तो वो आप मैक्सिमम जितनी लिखी हुई है लिखते हैं, बाद में जो मर्जी डिवीजन करते हैं। नहीं, उन्होंने वो explain- आप जो है ना जो भी लिखे उसकी जस्टिफिकेशन लिख देंगे भाई, किस तरह यूज करनी है आपने। फिर बाद में आप जहां भी यूज करें कोई इशू नहीं है, आपने बस सिर्फ जस्टिफिकेशन उसकी देनी है, ताकि जो पढ़े ना आपको, जो आपका प्रोजेक्ट पढ़े तो वो समझ जाए कि भाई आपने इतने पैसे इधर इधर खर्चे करने हैं, उसी हिसाब से आपके रिजल्ट आने हैं, ये रिजल्ट आएंगे। जैसे आपने कुछ ट्रीटमेंट्स लगानी है, वो कुछ एनालिसिस करवानी है, अब वो पर ट्रीटमेंट एक आपका खर्चा होता है, वो आपको अंदाजा होता है कि भाई एक ट्रीटमेंट जो है 300 दिरहम पर ट्रीटमेंट खर्चा होता है, तो आपकी पर ट्रीटमेंट 3 तो इस तरह आप सारा खर्चा बनाएंगे कि भाई जो मैंने इतनी एक्सपेरिमेंट करने हैं उसका इतना इतना खर्चा होना है, तो इसलिए मुझे फर्स्ट ईयर इतने पैसे चाहिए और सेकंड ईयर जो है ना मुझे इतने पैसे चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुर्बान, मैं समझ गया। लेकिन मैं एक और मजीद सवाल पूछना चाहूंगा। आप पूछो ये कह रहे थे पूछो कि पूछो। कहीं आपकी कोलैबोरेशन हो और वहां पे आपने जाना हो, ट्रैवल करना हो, तो इसके जरा मुतालिक बताएं कि कोलैबोरेटर्स प्रोफेसर सेलेक्ट करता है कि हमने करना होता है? देखो दोनों कर सकते हो, अगर प्रोफेसर का है तो भी ठीक है, अगर आपके पास भी है तो भी मतलब ये वेल एंड गुड है, आप दोनों डाल सकते हो। और लेकिन इसका मेन एक बड़ा जो है ना, ये कोलाब्रेशन बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको लाजमी चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। इसके लिए आपको ना फंडिंग भी देते हैं 30,000 पर ईयर, 60,000 जो है ना, जिसके लिए आपको वो कोलाबरेटर इधर आएंगे भी, आप भी उधर जाएंगे। तो इसके लिए कोलाब्रेशन इस प्रोजेक्ट के लिए लाजमी है आपके प्रोजेक्ट में। फिर वो डिपेंड करता है आप अपने डालते हो या प्रोफेसर डालता है, वो आप वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं सुपरवाइजर और आप। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया। हाँ जी, अब कोई और सवाल करना चाहे तो बिल्कुल अपना माइक अनम्यूट करके बिल्कुल कर सकते हैं सवाल। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी फहद ने कुछ चीजें नहीं लिखी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जी आप जी लोग ने बिल्कुल बिल्कुल। इधर कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे आप नॉवेल्टी ऑफ प्रोजेक्ट, इसका जो है ना आप अलग पैराग्राफ लिख दें कि भाई आपके प्रोजेक्ट की नॉवेल्टी क्या है। चलो आपका प्रीवियस कितना वर्क हुआ है, कितना काम हुआ है, लेकिन ये प्रोजेक्ट का क्या फायदा है, इसकी नॉवेल्टी क्या है, इसमें नया क्या है। और उसके बाद एक और चीज होती है इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पे, मतलब यूएई गवर्नमेंट पे, जो आपको जो है ना कितना फर्क पड़ेगा इस काम करने के बाद। तो ये दो चीजें हैं। या एक और तीसरी चीज भी होती है लॉन्ग टर्म गोल्स, कि भाई आप जो इस काम का लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट है, मतलब या क्या जो है फायदे हैं, कि आप आगे चल के इस काम का कितना फायदा पड़ेगा। तो ये मोस्टली चीजें जो है ना इन लोगों ने मांगी नहीं होती, लेकिन ये आपके लिए प्लस पॉइंटें होती हैं कि आप वो अपने प्रोजेक्ट की ना हर चीज क्लियर मेंशन करते हैं ना, तो फिर उनको ना आसानी होती है एज अ डिफ्रेंशिएट करने में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो प्रोजेक्ट लिस्ट है ये हम कहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट लिस्ट अवेलेबल है और कौन सी इनकी वेबसाइट है? ये इस तरह की कोई प्रोजेक्ट लिस्ट होती है कि इन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को ये दिया है और इस तरह के प्रोजेक्ट को ये देंगे? जिस तरह ये आपने बताया तो है कि क्लाइमेट एक्शंस पे है और इस पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के हेडिंग्स या जो उसका टाइटल्स हैं इस तरह के कुछ दिए हुए हैं कि हमें पता लग सके कि हमारी रिसर्च उसके साथ अलाइन है कि नहीं? इन्होंने जो मेंशन किया
जो प्रोजेक्ट मोस्टली अनाउंस होता है ना, तो उसमें वो क्लियर मेंशन कर देते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है ना किस किस फील्ड के हैं। जैसे इन प्रोजेक्ट तो बहुत सारे आते हैं, ये कोप 28 है, उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटियों के साथ कोलाब्रेशन में इनके प्रोजेक्ट हैं, या इनके जो कुछ बाहर वाले इदारे हैं और यूनिवर्सिटी के आपस में जो है कोलाब्रेशन में प्रोजेक्ट हैं। तो वो हर साल और वो दिन में सॉरी ईयर में डिफरेंट जो है ना वो साइकिल आते रहते हैं। तो डिफरेंट साइकिल डिफरेंट होते हैं। जैसे एक साइकिल है तो वो क्लाइमेट एक्शन पे चेंज पे, दूसरा है वो सस्टेनेबिलिटी पे है, या केमिकल इंजीनियरिंग या वाटर क्लीन एनर्जी पे है। तो तीसरा साइकिल जो है वो ह्यूमन पे होगा या वो उन पे इकोनॉमिक्स पे होगा। तो इस तरह डिफरेंट साइकिल्स होते हैं इनके। तो आप जो है उस साइकिल का वेट करेंगे, क्योंकि आप पहले नहीं लिख सकते, जब वो साइकिल अनाउंस होगा तभी आप लिखेंगे। लेकिन ये जो मोस्टली ये कोप वाला है, ये तो तकरीबन सब फील्ड के रिलेटेड है। और ये हम देखें किधर, मतलब किसको फॉलो करें, कि लिंक्डइन पे किसी को फॉलो करें या ऑनलाइन देखते रहें कि ये कब प्रोजेक्ट आएंगे? मोस्टली लिंक्डइन पे तो फॉलो करना है तो डॉक्टर अहमद मुराद को कर दो। डॉक्टर हाँ, साहब जो है जमा करते हो, हर प्रोजेक्ट या हर चीज जो है अपडेट करता रहता है दिन में। सही है। ठीक ठीक। अब किसी और और का कोई उनकी क्वेश्चन है इनका तो ना एक जरूर रिसर्च पूछिए। वो रिसर्च का भी पेज है, वो उसको भी आप जो है ना फॉलो कर लें। उधर सारे प्रोजेक्ट वैसे अनाउंस करते रहते हैं जो भी है ना इनकी रिसर्च ऑफिस वाले। अच्छा अच्छा, सही है। जी जी। अब और कोई क्वेश्चन करना अस्सलाम चाहे तो वालेकुम। जरूर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने रिसेंटली पीकिंग यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक कंप्लीट की है। तो वहाँ पे तो ये होता था कि हम प्रोजेक्ट अपने सबमिट कराते थे चाइना पोस्ट डॉक्टरल साइंस फाउंडेशन को और एनएसएफसी को। तो अभी मेरी रिसेंटली सिलेक्शन इधर यूए यूनिवर्सिटी में हुई है। तो काइंडली सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पर इनरोलमेंट के बाद यूए यूनिवर्सिटी के अंदर अपने प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं एज ए पीआई? सर ऐसा इधर कोई नहीं है इधर रूल। मतलब आप जो एक पोस्ट डॉक है ना, तो आप अलग से फंडिंग नहीं, प्रोफेसर को आप लिख के दे सकते हैं, वो जमा कर दे, फिर वो आप फर्दर यूज कर सकें, ये इधर है। लेकिन इधर इज सच जो है ना, आप अलग से और फंडिंग जैसे चाइना में है एनएफसी फंड है या दूसरे उनके प्रोमोशनल फंड है, तो वो आप नहीं ले सकते इधर। क्योंकि अभी मैंने इधर आके फिर टीचर के साथ एक और प्रोजेक्ट लिखा, तो उसमें ये सब लिखा सारा मैंने, लेकिन मेरा नाम नहीं है। और वो इवन वो नाम मेरा ऐड करेगा तो वो रिसर्च ऑफिस वाले वो रिजेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट भी, क्योंकि एक बंदा एक प्रोजेक्ट में है, वो दूसरा कैसे लिख सकता है इधर। तो ये थोड़ा मसला है इधर। लेकिन आप जी प्रोफेसर को लिख के दे दें, वो जमा कर दे, उधर से फिर फायदा ले अ, सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। क्योंकि वो फिर आप यूज करें जी एज आप फंडिंग में। जी वो बात ठीक है आपकी, लेकिन ऑब्वियसली जो आजकल जो साइंटिफिक कंटेंट है हमारा, तो उसमें वर्थ जो है वो पीआई की होती है जो भी हम प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं। तो ऑब्वियसली पीआई की एक इम्पोर्टेंस होती है। वो पीआई की आजकल आपको डॉक्टर साहब आइडिया है कि उसकी जी इतनी जी वो इम्पोर्टेंस है। है? जी जी वो डॉक्टर साहब पता है, लेकिन ये इधर थोड़ा है इसका जो रूल्स है एंड ना एक। रेगुलेशन इनके ये हैं कि एज ए इंडिपेंडेंट रिसर्चर आप काम नहीं कर सकते, आपको होस्ट प्रोफेसर लाजमी चाहिए किसी भी यूएई यूनिवर्सिटी से। हम्म, सर बहुत शुक्रिया सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर। हम्म। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन करना चाहे तो? लेकिन यहाँ से बैठ के आप एनएफसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका वो कोलाब्रेशन है चाइनीज एकेडमी के साथ और सन यार सन के साथ, मतलब वो और डिफरेंट यूनिवर्सिटियों के साथ कोलाब्रेशन है। तो आप इस कोलाब्रेशन में मतलब हाफ फंडिंग इधर से हाफ एनएफसी से, ये डॉक्टर साहब आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी वो तो हमारे ऑलरेडी वैसे भी चल रहे हैं उनके साथ।
तो चूंकि चाइना में तो ये कॉमन है, इसलिए मैं इधर का आपसे असल पूछना में चाह रहा इनका हूँ। जो चाइना में है वो एक मखसूस इदारा है ना, एनएफसी, जो फंड करता है। इनके पास असल में इस तरह को कोई इदारा अभी है नहीं ये सर्च। इनके मोस्टली जो है वो हल्की हल्की वो एजेंसीज हैं, फंडिंग्स जो फंडिंग करती हैं, वो भी हाफ जो है मांगती हैं कि भाई हाफ आपकी जो है यूनिवर्सिटी करेगी फंडिंग और हाफ जो है ना हम करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। और कोई सवाल करना चाहे जी? सवाल कर रहे हैं कोई? अरे जी, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब कोई सवाल नहीं है। डॉक्टर फ़हद और डॉक्टर कुर्बान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला और वक्तन फ़वक्तन आपसे इंशाल्लाह गाइडलाइन लेते रहेंगे। अब हमारी जब पीएचडी कंप्लीट होने वाली होगी तो जब हम प्रोजेक्ट लिख रहे होंगे तो हम आपको सी थ्रू भी करवा देंगे उसको और एक दफ़ा गो थ्रू करवा देंगे, अगर आप तो उसमें हमारी रहनुमाई करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे खुश जी होगा सर, इंशाल्लाह। थैंक यू। डिपार्टमेंट हम पता है आपको, बिल्डिंग भी जी जी पता है, तो आप एनी टाइम आ सकते हैं। बायोलॉजी जी डिपार्टमेंट है, फर्स्ट फ्लोर, कॉलेज जी ऑफ जी साइंस। जी किसी भाई इंशाल्लाह कोई हेल्प चाहिए तो जरूर आ जाए, कोई इशू नहीं है। जी हम तो कोई चाहते हैं जितने पाकिस्तानी आ सकें तो आ जाएं जी। इधर। अभी कॉप में 4 में से 5 में से 4 पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह से। हाँ हाँ, हम तो चाहते हैं अगले में भी इस तरह ही हो। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच आप सबका और आप सबका टाइम निकालने का। तो फिर कभी किसी टॉपिक से इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इस थैंक तरह यू। होगा ना कि कोई भी जब प्रोजेक्ट अनाउंस हो ना, तो फिर इस तरह ना बंदा जी मीटिंग जी कर ले जी एडवांस जी के, भाई ज़रूर। ये आया हुआ है और इसके लिए किस तरह ये लिख सकते हो और किस तरह क्या क्या चीज़ें इसमें कर सकते हो एडवांस। तो वो बंदे को उसी टाइम आसानी हो जाएगी लिखने में कि भाई वो उसकी चीज़ें जो लेटेस्ट होगी वो जहन में होगी, तो इंशाल्लाह। वो उसके पास फिर आसानी हो जाएगी लिखने में। चलो ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर हम इस तरह कोलैबोरेट करते रहेंगे, इंशाल्लाह एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक